अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। वीकेंड आप सबका बहुत ही ज़्यादा अच्छा, प्रोडक्टिव, खुशगवार गुजरा होगा। सो जनाब, सबसे पहले ज़रा मौसम की बात कर लें, लेकिन मौसम पर आने से पहले स्मॉग की ज़रा बात कर लें। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त में सबसे टॉप नंबर पर है और मेरे ख़्याल में अब ये कोई नई ख़बर आप सब के लिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ख़बर ये होगी जिस दिन हम आप तक पहुँचाएँगे कि लाहौर आज आलूदा तरीन शहरों की फ़हरिस्त में टॉप पर नहीं है, बल्कि दूसरे तीसरे नंबर पर भी नहीं है। लेकिन मेरे ख़्याल में ऐसी ख़बर जो है वो पता नहीं हमें कब जो है वो सुनने को मिले। लेकिन यस, स्मॉग की अगर हम बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त भी बहुत ही बुरा है, वेरी अनहेल्दी, वेरी डेंजरस। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 351। सो आप सब ने अपनी एहतियात करना नहीं छोड़नी। सो जनाब, वेदर के हवाले से अपडेट ले लेते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शेख दानिश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दानिश, बताइएगा आज कैसा रहने वाला है शहर लाहौर का मौसम? पंजाब में कोई बारिशों के हवाले से प्रेडिक्शन है या नहीं है? मौसम का एहसास तो ज़रूर खूबसूरत है, लेकिन इसके असरात जो हैं वो उतने ही मौज़र हैं इंसानी सेहत के लिए, चूँकि फ़िज़ाई आलूदगी ने जो है शहर को बुरी तरह से अपनी लपेट में लिया हुआ है। अगर आप आज के दर्जा हरारत की बात करें तो दर्जा हरारत जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है शहर लाहौर का, और हवा में नमी का तनासुब 68% बताया जा रहा है। जबकि फ़िज़ाई आलूदगी के पेश नज़र जो है वो 437 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है और ये पहले नंबर पर जो है पूरी दुनिया में शहर लाहौर जो है फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से जाना जा रहा है। और अगर दूसरे नंबर पर जो है वो भारत का शहर दिल्ली, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त जो है 337 बताया जा रहा है। बहरहाल जो फ़िज़ाई आलूदगी के बायस जो है वो हम लोग जो हैं शहर लाहौर के ख़ास तौर पर लोग डेंजर जोन में दाखिल हो चुके हैं फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, चूँकि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके एरिया का जो है वो 100 तक रहता है तो ये तो नॉर्मल है, इससे कोई मतलब मनफी असरात मुरतब नहीं होते। लेकिन अगर ये 100 से ज़्यादा तजावुज़ कर जाता है तो ये आपके माहौल और आपकी सेहत के लिए जो है वो निहायत नुकसानदेह होता है, जिसमें जो है आपको फेफड़ों के मसाइल, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम और दीगर मज़िर जो है वबाई अमराज का। थैंक यू सो मच दानिश, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। मास्क का आप सब लोग लाजमी इस्तेमाल करें, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कोशिश करें घरों के अंदर ही एयर प्योरीफायर जो हैं वो लगा लें, और इसके साथ साथ बिला ज़रूरत अपने घरों से बाहर ना निकलें, और अगर निकलना पड़ जाए तो उसके लिए मास्क इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट, तो उसका लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, पंजाब में स्मॉग से निमटने के लिए ही मसनूई बारिश बरसाने पर गौर किया जा रहा है। इसके लिए जो पहले डेट्स आई थी, दैट वाज 28 ऑफ नवंबर या 29 ऑफ नवंबर, दोनों में से एक डेट्स जो थी, दोनों में से एक डेट वो सिलेक्ट की जानी थी, लेकिन अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया गया है और कहा यह जा रहा है कि मिड ऑफ दिसंबर या बाय द एंड ऑफ दिसंबर आर्टिफिशियल रेन जो है वो बरसाई जाएगी। इसके लिए जो तखमीना एक्चुअली में लगाया गया है वो तकरीबन 35 करोड़ रुपए का तखमीना जो है वो लगाया गया है। और क्लाउड सीडिंग जो है मसनूई बारिश बरसाने के हवाले से सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन टेक्नोलॉजी है। इस हवाले से चीनी माहिरीन से भी बात हो चुकी है और चीनी वफ़द जो हैं, चीनी माहिरीन, वो जल्द पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। सो पहली स्टोरी हमारे पास स्मॉग के हवाले से ही थी। दूसरी स्टोरी की तरफ आएंगे और तारीख़ी असासों को बचाने के लिए, उनकी बहाली के लिए, तारीख़ी असासों को एक्चुअली में महफूज बनाने के लिए एक इनिशिएटिव, अहम इनिशिएटिव लिया गया है। वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी का दायरा कार एक्चुअली में बढ़ा दिया गया है, इसका नाम तब्दील कर दिया गया है और नया नाम जो है इट्स पंजाब वर्ल्ड सिटीज़ एंड हेरिटेज एरियाज़ अथॉरिटी, और अथॉरिटी के दायरा इख्तियार को सूबे तक वुसअत देते हुए इसका नाम जो है वो तब्दील किया जा चुका है। अब पूरे पंजाब के जितने भी तारीख़ी असासे हैं वो वर्ल्ड सिटी के अंदर आएंगे और इसका नाम इसीलिए पंजाब वर्ल्ड सिटी अथॉरिटीज़ एंड हेरिटेज अथॉरिटीज़ एक्चुअली में रखा जा चुका है। सो अब अथॉरिटी का काम ये होगा कि पूरे पंजाब में जितने भी तारीख़ी असासे हैं उनको फ़ाल बनाना, उनको महफूज बनाना, उसके लिए जो है वो कदम बढ़ाया जाए, उसके लिए मुख्तलिफ जो इक़दामात हैं वो उठाए जाएँ। और ना सिर्फ ये, इससे पहले भी आपको बताते चलें कि पंजाब आर्कियोलॉजी के ज़ेर इंतज़ाम था एक्चुअली में अहम तारीख़ी मकामात, जिसमें शालामार बाग था, मकबरा जहांगीर था और दीगर मकामात थे, वो भी पंजाब आर्कियोलॉजी
कराची से लेकर वॉल्ड सिटी के अंडर जो थे वो दे दिए गए थे। सो एक अपडेट हमारे पास ये थी। आज की आखिरी टॉप स्टोरी की तरफ आएंगे और देव आनंद पाक फ़ज़ाइया में पहले हिंदू पायलट ऑफिसर बन चुके हैं। सिंध के इलाके बदीन से इनका ताल्लुक़ है और जनाब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चाइना से इन्होंने ग्रेजुएशन की। पायलट ऑफिसर देव आनंद ने पाकिस्तान एयरफोर्स अस्कर खान एकेडमी रसालपुर से कमीशन लेकर पास आउट किया और इनके बड़े भाई जो हैं वो पाक फ़ौज में खदमात सरअंजाम दे रहे हैं अभी और लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। इसके साथ साथ कमीशन हासिल करने पर पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो भी खुश है और साथ ही साथ हिंदू बरादरी उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा खुशी का इजहार किया है, वो हिंदू बरादरी जो इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है। सो हमारी आज की टॉप स्टोरीज़ तो ये थी। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाईलाइट्स के साथ, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाइलाइट्स आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज शो में सबसे पहले हमने बात करनी है अलसी पर। अलसी में ग़िज़ाई अज्जा और हमारी सेहत के लिए ये तमाम ग़िज़ाई अज्जा कितने फ़ायदेमंद हैं, साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल समाजी तन्हाई की वजह आखिर क्यों बन रहा है, इसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। पाकिस्तान में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट का नया निज़ाम किस तरीके से मुतारिफ़ करवाया जाएगा, आज हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। आखिर में अल-वासे वेलफेयर सोसाइटी लोगों की मदद के लिए किस तरीके से काम जो है वो सर अंजाम दे रही है, इसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। राइट नाउ इट्स द हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें हमने बात करनी है अलसी के बीजों पर और अलसी का इस्तेमाल, अलसी के तेल का इस्तेमाल। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आप सबकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ अगर हम अलसी की बात करते हैं, इट्स रिच इन प्रोटीन्स, इट्स रिच इन फाइबर, साथ ही साथ इसमें पाए जाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और इसमें विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। आप सबकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपकी बॉडी के अंदर से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं उसको भी मेंटेन करने में अलसी का बड़ा अहम रोल हो सकता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए अलसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ अलसी के बारे में ये कहा जाता है जनाब कि अलसी के जो बीज हैं या अलसी का इस्तेमाल वो कैंसर के ख़तरात को कम कर सकता है, स्पेशली अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जो प्रॉब्लम होता है उससे बचाव में भी मुआविन साबित होता है। सो अलसी के बीजों का इस्तेमाल या अलसी के तेल का इस्तेमाल या अलसी की पिनिया बनाकर इस्तेमाल, सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मज़ीद इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, मज़ीद इसमें कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, इस सब पर आज हम बात करेंगे। और बाय द वे, आप सब भी हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आप सबकी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर इस वक्त सामने आपके आ रहा होगा। आपने कब और किस तरह से अलसी के बीजों का इस्तेमाल किया, अलसी का इस्तेमाल किया, आपने इसके क्या क्या फ़वाइद पाए, और हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत भी मौजूद हैं। सो जो आपके क्वेश्चंस हैं या जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप हमारे साथ शेयर करने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। शो में आज मेरे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं तबस्सुम खालिद। तबस्सुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। सो अलसी की अगर हम बात करें, इसमें प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, इसमें विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं। मज़ीद कौन से ग़िज़ाई अज्जा अलसी के अंदर पाए जाते हैं जो अल्टीमेटली हम सब के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं? अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और जैसा कि आपने बोला कि सीड्स आर द रेवोल्यूशन इन हेल्थ इंडस्ट्री। देखें, सीड्स का अगर हम प्रॉपर्ली स्टेटिस्टिकली देखें ना, तो एवरी सीड का जो अवेयरनेस है वो पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले इसका इतना रुझान नहीं था, लेकिन अब लोगों को एक्चुअली में पता चल रहा है कि यार कितने फ़ायदेमंद हैं सीड्स हमारी हेल्थ के लिए। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि ईच सीड हैज़ इट्स ओन यूनिक बेनिफिट्स। हर सीड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसकी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं। तो डेफिनेटली आज हमारा अगर टॉपिक फ्लैक्स सीड्स पे है, यानी अलसी के बीजों पे है, तो हम उसी पे बात करते चलें कि अलसी के अंदर ऐसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल फ्रेगमेंट्स हैं जो कि हमारी अल्टीमेट बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसमें अगर मैं मेन बात करूँ तो फाइबर कंटेंट अलसी के अंदर बाकी बीजों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फाइबर मेनली अगर बात करूँ तो वेट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपकी वेट रिडक्शन में, और कहते हैं ना आपके गट के मैकेनिज़्म को बहुत ज़्यादा स्मूथली उसको रन आउट करता है। और एक कहते हैं ना कहावत है कि तमाम बीमारियों की जड़ होती है हमारी डाइजेस्ट
हमारा डाइजेस्टिव जिसका मैदा ठीक होता है उसको कोई बीमारियां ज़्यादा उस पर हमलावर नहीं होती। एब्सोल्युटली। तो डेफिनेटली अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही प्रॉपर्ली वर्कआउट कर रहा होगा तो हमें कोई भी जो डिजीज़ है ना वो ओवरकम नहीं करेंगी। उसके अलावा जो इसके अंदर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो होते हैं इसके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा रिच क्वांटिटी में होते हैं, और लिग्नेंस इसके जो मेन चीज़ है ना ये आपके कैंसर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। इसके साथ साथ अलसी का इस्तेमाल, अगर अलसी का इस्तेमाल हम सब करते हैं, अपनी रूटीन का अलसी को हिस्सा बनाते हैं, सो किन किन बीमारियों से हम महफूज रह सकते हैं, या किन किन बीमारियों में अलसी का इस्तेमाल फ़ायदा बख्श हो सकता है? सबसे पहले तो अगर मैं बताऊं बीमारियों के बारे में, तो सर के बाल से लेके पाँव तक हर बीमारी का ये क्योर है, ठीक है। लाइक इट हैज़ ऑल द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो कि हमारी हर बीमारी को दूर कर सकते हैं। और जो हमारी मेनली क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ की बात कर लूँ, हाइपरटेंशन की बात कर लूँ, हमारी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का आजकल बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है हमारी ख़वातीन में, ये जो PCOS का मसला है बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, तो उन सारी चीज़ों को भी ट्रीट करने के लिए अलसी के बीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अगर आप मेटाबॉलिक इस तरह की बीमारियों से बचना चाहते हैं, या अगर आप डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना चाहते हैं, या डायबिटीज़ अपनी कंट्रोल, ग्लूकोज लेवल जो है वो कंट्रोल रखना चाहते हैं, सो उसमें भी अलसी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा बख्श है। अगर एक डायबिटिक पेशेंट है सो वो किस अंदाज में अलसी के बीज का इस्तेमाल कर सकता है? ठीक हो गया। अगर एक डायबिटिक पेशेंट है ना, डेफिनेटली आपको पता है रिसर्च से साबित हुआ है कि अगर एक पर्सन इंसुलिन डिपेंडेंट है उसके अंदर भी अगर वो डेली बेसिस पे 1 टीस्पून से मैक्सिमम अगर 1 टेबलस्पून तक जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर रिसर्चर से साबित हुआ है कि उसकी इंसुलिन खत्म हो चुकी है, ठीक है। सो दैट इज़ अ ड्रास्टिक चेंज कि अगर हम अलसी के बीज को अपनी डेली लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करें तो डेफिनेटली हम बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। इवन आजकल रिसर्चर से ये भी चीज़ जो है ना वो प्रॉपर्ली सामने आई है कि हम लोग कैंसर को भी प्रिवेंट कर सकते हैं, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर से, प्रोस्टेट कैंसर से इसका जो है ना प्रिवेंशन साबित हुई है। अच्छा, अलसी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये मजाजन गर्म होती है। मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ और आइंदा भी कहती रहूँगी कि साइंटिफिक इसके पीछे एविडेंस कोई नहीं है, या न्यूट्रिशनिस्ट जो है, माहिर ग़िज़ाइयत, वो इस चीज़ को नहीं मानते कि कोई भी चीज़ उसका मिजाज ठंडा गर्म हो सकता है, लेकिन ये चीज़ हमारे बड़ों से चलती आ रही है। सो बड़ों का हमारे ये कहना रहा है और अभी भी कहा जाता है कि ये मिजाजन जो है वो गर्म होती है, इसलिए इसका बड़ा मखसूस अमाउंट में, इसका बड़ा नपे तुले अंदाज में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो अमाउंट कितनी हो सकती है? जी 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 जी, ये जो आपने बात की कि इसकी तासीर गर्म है, तो डेफिनेटली साइंस से इसको प्रूफ तो नहीं किया जा सकता कि ये गर्म है या ठंडा है, लेकिन अगर मैं इसको बात करूँ न्यूट्रिशनली तो इसको गर्म इसकी तासीर इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और जिस चीज़ के अंदर, जिस भी कंपोनेंट के अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली उसकी तासीर गर्म होगी। इसीलिए रेकमेंड भी किया जाता है कि इसको आप मोस्टली सर्दियों में यूज़ करें, ठीक है। सर्दियों में लोग ये जो पिन्नियों का एक बड़ा कहते हैं ना ट्रेंड है, एग्जैक्टली ट्रेंड है इसका, तो वो डेफिनेटली लोग सर्दियों में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों ने गर्मियों में लेनी भी है ना तो उसकी अमाउंट का बिल्कुल हाफ कर दें, ठीक है। ठीक है। उसके बाद अच्छा, लेकिन अगर हम देखें आजकल के सीज़न की बात करें, सर्दियों का आगाज़ तो हो चुका है, गो कि अभी वो इंटेंसिटी सर्दियों में हमें फ़ील नहीं हो रही, लेकिन कितनी अमाउंट में अलसी के बीज का इस्तेमाल करना चाहिए? ओके, अमाउंट देखें आपके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जो पर्सन्स, जिन लोगों ने अभी तक कहते हैं ना बिल्कुल भी बीजों का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कभी यूज़ किए ही नहीं है, उनका जो स्टार्टिंग लेवल है कंजम्पशन का वो आप हाफ टीस्पून से 1 टीस्पून तक जा सकते हैं, ठीक है। और इसका जो कहते हैं ना कि एक सेफ लेवल ऑफ इनटेक है वो मैक्सिमम 2 टेबलस्पून तक है, इससे ज़्यादा आप डेली बेसिस पे कंज्यूम ना करें इसको। अच्छा, 2 टेबलस्पून आप इसके बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा देखिए, वैसे अलसी की पिनियाँ बनाकर भी इस्तेमाल की जाती हैं, अलसी के तेल भी आपको, अलसी का तेल भी मार्केट से मिल सकता है। इसके साथ साथ अलसी के बीज, किस किस फॉर्म में अलसी के बीजों को इस्तेमाल किया जा सकता है? अलसी के बीज देखें, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक मिथ क्लियर करती चलूँ, लोग बहुत कहते हैं ना इस चीज़ को गलत यूज़ करते हैं। अलसी के बीज को एज इट इज़ अगर कंज्यूम करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एज इट इज़ से मुराद? एज इट इज़ जैसे हम फॉर एग्जांपल पम्पकिन सीड्स को या सेसमे सीड्स को यूं ही कहते हैं ना चबा लेते हैं, खा लेते हैं, क्योंकि वो वैसे ही बड़े टेस्टी से होते हैं। लेकिन अलसी के बीज का ये एक चीज़ है कि आप इसको एज इट इज़ कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर आप इसको एज इट इज़ कंज्यूम करेंगे तो सबसे पहले तो ये कोई फ़ायदा नहीं देगा, दूसरा उसके किसी भी न्यूट्रिशनल एलिमेंट का आपके अंदर कोई फ़ायदा होगा ही नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा सीन है क्योंकि इसके ऊपर जो कवरिंग होती है ना वो बिल्कुल भी डाइजेस्टेबल कवरिंग नहीं होती, तो आपका स्टमक उसको डाइजेस्ट करेगा ही नहीं और वो एज इट इज़ वापस, यानी कि जो फ्लेक्स सीड्स मार्केट से मिलते हैं हमें उसको एज इट इज़ नहीं खाना चाहिए। फिर किन फॉर्म्स में उसको खा सकते हैं? मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन बात है कि अलसी के बीज जो हैं वो हमें वैसे नहीं खाने चाहिए, किसी ना किसी
फॉर्म में इनको ऑब्वियसली आप इसको चेंज करके फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो किन किन सूरतों में खा सकते हैं? स्पेशली इसके लिए जो रिकमेंडेशन है ना, सबसे पहले तो ये कि आपने अलसी के बीजों को रोस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है। आपने उसको जितनी भी अमाउंट आपने उसकी कंज्यूम करनी है, आप उसको लें, आप उसको नॉन स्टिक पैन में या नॉन स्टिक तवे पे, कोई भी आपके पास चीज़ है उसके अंदर आप उसको रोस्ट करें अंटिल उसका कलर जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आप उसको ग्राइंडर में या जिस भी फॉर्म में आप उसको ग्राउंडेड फॉर्म में आप अपने पास रख लें इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, और फिर उसको आप कंज्यूम करें, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो है ना उसके न्यूट्रिएंट से फ़ायदा होगा, और उसी अलसी के बाद को वो digest पिन्नियों भी की हो सकता फॉर्म है। में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है, आप उसकी पिन्नियाँ बनाएं, आप उसको सीरियल्स में यूज़ करें, आप उसको फ्रूट चाट के ऊपर स्प्रिंकल करें, दैट विल टोटली डिपेंड। अच्छा, यानी कि हम अपने मुख्तलिफ खानों में भी अलसी का जो पाउडर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सब हमारे आज के शो में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। नंबर्स इस वक्त आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर आवेज़ा है। आपका अलसी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, या अगर आप किसी न किसी अल्लाह ना करे बीमारी का शिकार हैं और उसमें अगर आप सब ये आपके जहनों में सवाल है कि अलसी का इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता, सो हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद हैं और आप इनसे सवाल भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ के अलसी की जब हम पिन्नियों की बात करते हैं, सो इसमें ऑब्वियसली सर्दियों में इनका इस्तेमाल किया जाता है और ये कहा जाता है इसका बड़ा फ़ायदा है। किन किन सूरतों में अगर हम अलसी की पिन्नियाँ खाएँ सो फ़ायदा बख्श हैं, और क्या डायबिटिक्स जो होते हैं, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनको भी अलसी की पिन्नियों का इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि जब इनको बनाया जाता है सो ऑब्वियसली इसमें थोड़ी बहुत शुगर कंटेंट भी इसका ऑब्वियसली बढ़ जाता है क्योंकि इसमें शुगर ऐड की जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें, डायबिटीज़ में मैंने पहले ही आपको बताया है कि अलसी के बीज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो पिन्नियों का रिवाज है ना, इसमें कुछ लोग गुड़ को यूज़ करते हैं, शक्कर यूज़ करते हैं, चीनी यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको उसको डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब शुगर आप कम डालें या गुड़ कम, किसी भी किस्म का मीठा जो है वो कम इस्तेमाल डेफिनेटली। लेकिन अलसी के बीज उसको इटसेल्फ जो है वो शुगर लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे, तो वो उसको कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो सर्दियों में मेनली हमारे बड़े बूढ़ों को ये जोड़ों का दर्द और ये प्रॉपर्ली आर्थराइटिस जिन पेशेंट्स को होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बेनिफिशियल है। उनके लिए जॉइंट्स पेन उनकी काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाती है। ऑब्वियसली इसमें विटामिन सी है, कैल्शियम है, आपकी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा बख्श है। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अलसी का जो इस्तेमाल है, यानी किसी भी सूरत में अलसी का इस्तेमाल करना, ये आपके ब्लड प्रेशर को डिक्लाइन की तरफ लेके जा सकता है। आपका ब्लड प्रेशर जो है इससे नॉर्मल रहता है। कितनी अमाउंट में अलसी के बीज का इस्तेमाल करना चाहिए एक ब्लड प्रेशर के पेशेंट को? मैंने आपको जैसे बताया है कि सेफ़ क्वांटिटीज़ की जो है ना, सेफ़ आप लेवल इसको यूज़ कर सकते हैं अप टू 2 टेबल स्पून, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आप न्यू हैं तो आप 1 टीस्पून से इसको स्टार्टअप लें और आहिस्ता आहिस्ता इसकी आप अमाउंट बढ़ा भी सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ ना ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स की, आपको स्लीप का मसला है, आपको एंजाइटी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इन सब चीज़ों का जो है ना, वो कहते हैं ना कि एक ही सोल्यूशन है, वो है ओमेगा 3 हमारे फैटी एसिड्स, जो कि इसके अंदर रिच सोर्स हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम आयशा। कि जो अलसी का इस्तेमाल मैं करती हूँ, उसका पेस्ट बना के अपने बालों के लिए और जो है स्किन के लिए, मुझे ये पूछना था कि इसका तरीका इस्तेमाल मेरा जो है ठीक है या नहीं। अच्छा, आयशा का सवाल ये है कि ये पेस्ट बनाकर अलसी जो है वो अपने बालों पर लगाती हैं और इसके साथ साथ स्किन पर भी अप्लाई करती हैं, राइट आयशा? ऐसा ही है? स्किन पर भी इस्तेमाल करती हैं। तो आयशा का ये पूछना है कि क्या मेरा ये जो तरीका इस्तेमाल है ये दुरुस्त है, मैं ऐसे भी इस्तेमाल कर सकती हूँ? लिटरली परफेक्ट। क्यों? क्योंकि देखें अलसी के अंदर, थैंक यू सो मच आयशा, अलसी के अंदर देखें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच होते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी आइज़ के लिए, हमारी हार्ट के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए इंतहाई बेनिफिशियल है, ठीक है। लाइक इसकी जितनी कंजम्पशन की जाए कम है। क्यों? क्योंकि हमारी जो नॉर्मल कहते हैं ना देसी डाइट्स हैं, उसके अंदर रिच होते हैं हमारे ओमेगा 6, ओमेगा 9 हमारी बॉडी में भरपूर होते हैं। हमें कहते हैं ना फ्राइड चीज़ें खाने का शौक होता है और हम बड़ी तली हुई चीज़ें शौक से खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें एसोसिएट करती हैं हमारी इन्फ्लेमेशन से, ठीक है। और कहते हैं कि जहाँ से भी अब आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिले ना, आप उसको लाजमी कहते हैं ना छोड़ें नहीं, बस ले लें जहाँ से भी मिले। और अगर मैं बात करूँ ना सिर्फ अलसी के बीजों की, 1 टीस्पून के अंदर 6400 मिलीग्राम आपको ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे। तो डेफिनेटली यू शुड इनकॉर्पोरेट इनटू योर डाइट, और आप उसको पेस्ट भी बना के लगा सकते हैं। इट विल डेफिनेटली। अच्छा, एक और चीज़ आयशा, क्योंकि हमारे साथ कॉलर भी मौजूद थी, अलसी का जो तेल होता है ये कहा जाता है कि अगर आप स्किन पर लगाएं तो इससे आपकी स्किन पर बड़ा ग्लो आता है, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता अगर किसी की स्किन ऑयली है और वो इस्तेमाल करे तो ये ना हो कि उस पर दाने शाने बन जाएं, लेकिन ये कहा जाता है। आप इस पर ज़रा ऑब्वियसली अपनी बेहतर ओपिनियन दे सकती हैं कि अलसी के तेल का इस्तेमाल बालों के ऊपर, स्किन के ऊपर किया जा सकता है अदर देन द पेस्ट फॉर्म? अलसी का तेल
देखें जैसा कि इसमें बाकी भी वाइटामिन हैं, मेनली इसका जो वाइटामिन है ना विटामिन B1 थायमीन है, ठीक है। एंड एज यू नो कि इट इज़ एन एंटी एजिंग वाइटामिन, और एंटी एजिंग जो भी चीज़ है ना आप उसको स्किन के अंदर कॉर्पोरेट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर ताहिर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने ये अलसी का इस सीज़न में शुरू किया है इस्तेमाल, उससे मुझे ये हुआ है कि मुझे यूरिन में ऑफ एंड ऑन बर्निंग शुरू हो गई है। ये क्या रीज़न है? ये प्लीज़ आप मुझे इनसे पूछ के अगर आप बता दें। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मिसेस ताहिर हमारे साथ मौजूद थी। अच्छा, इनका ये कहना है कि मैंने अलसी का इस्तेमाल किया और मेरे यूरिन में बर्निंग होने लगी। वैसे इसकी तो एक ये रीज़न हो सकती है कि मिजाजन गर्म होती है, सो इसको तासीर गर्म है, सो इसको कम अमाउंट में इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली एक्सपर्ट ओपिनियन, आप क्या कहेंगी? देखिए, जब हमें किसी भी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाए ना तो हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है। अब आपको जब एक चीज़ का पता है कि आपको लाइक ये चीज़ सूट नहीं कर रही, आप उसको कहते हैं ना कि पानी की कंजम्पशन ज़्यादा करें। ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल डाइट से निकाल दें। अगर आप उसको डेली बेसिस पे ले रहे हैं, आप इसको इंटरमिटेंट लेना शुरू कर दें, ठीक है। एक दिन ले रहे हैं, एक दिन के गैप से अल्टरनेट डेज पर बिल्कुल अल्टरनेट डेज पे आ जाए। आप इसको रेगुलरली यूज़ करना कम करें और अपनी कहते हैं ना बॉडी के अंदर पानी की कंजम्पशन को ज़्यादा करें, क्योंकि बेसिक ये नहीं है कि आपकी अलसी की वजह से ही आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है। आपका ओवरऑल बॉडी का जो मैकेनिज्म है, आपका जो वाटर रेगुलेशन है, उसकी वजह से भी साथ कोई और भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हो जो ऑब्वियसली सूट नहीं कर रहा। लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है कि अगर आपको इसकी वजह से यूरिन में बर्निंग होने लग गई है तो आप इसकी तादाद कम करके देखें। और मैं तो हमेशा ये बात कहती हूँ, जितनी भी ऐसी देसी चीज़ें होती हैं या अगर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल अपनी डाइट में या लाइफस्टाइल में शामिल कर रहे हैं, सो आप उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करें पहले। अगर आपको वो कोई प्रॉब्लम नहीं करती, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आता, तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। या अगर आप इसका डेली इस्तेमाल कर रही हैं तो अल्टरनेट डेज पर आ जाए, एक दिन इस्तेमाल करें, एक दिन छोड़ दें। क्योंकि देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि अलसी के फ़ायदे तो बहुत है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है सो आप इसकी जो तादाद है, क्वांटिटी आप जितनी इस्तेमाल कर रही हैं वो कम कर दें। रोज़ाना इसका इस्तेमाल मत करें, बट डाइट से कम्प्लीटली इसको एक्सक्लूड जो है वो मत करें। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है इम्यूनिटी के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर का ये किरदार अदा करती है। आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है अगर आप अलसी का इस्तेमाल करते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, पहले मैं वो ज़रा क्वेश्चन को थोड़ा सा मज़ीद एलेबोरेट कर दूं कि देखिए, आपको जब एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं ना, तो अलसी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ना लैक्टेटिंग या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, उनमें भी फॉर एग्जांपल अगर आप अलसी को यूज़ करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो ये एक मिथ क्लियर करें कि आप यूज़ कर ही नहीं सकते, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत गर्म होते हैं, आप प्रेग्नेंट है तो आप नहीं यूज़ कर सकते। तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत मिनिमम अमाउंट। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर साहब। अनफॉर्चुनेटली हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो अगर वो प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमेन है तो वो हाफ़ टी स्पून से इसको जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात आपने की इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं तो अलसी के अंदर एक कंपोनेंट होता है लिग्नेंस का। लिग्नेन जहां एक तरफ हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन कर रहा होता है, हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा होता है, वहां दूसरी तरफ हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये बात करूँ कैंसर सेल्स की, इसकी प्रोलिफरेशन को कम कर रहा होता है, इसकी डिवीजन्स को कम कर रहा होता है, मल्टीप्लिकेशन को कम कर रहा होता है। तो अल्टीमेटली ये कैंसर प्रिवेंशन में भी काम करता है और हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप करता है। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसमें है विटामिन सी। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए क्योंकि आपकी कोलेजन प्रोडक्शन हो रही होती है। और इसके साथ साथ विटामिन सी जो है ये आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपकी इम्यूनिटी में भी विटामिन सी का बड़ा अहम किरदार है। इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर शबीर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब। जी वालेकुम सलाम। मेरा ये सवाल है कि मैं अलसी के बीज इस्तेमाल करता हूँ, उन्हें ग्राइंड करने के बाद सुबह खाली पेट जी, तो उससे ये 1 चम्मच लेता हूँ, उससे ये कि मेरा पेट और वेट दोनों लूज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जब मैं इसे छोड़ता हूँ तो दोबारा ये बढ़ना शुरू हो जाता है। इसकी क्या वजूहत हैं? बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच शबीर फॉर कॉलिंग अस। अच्छा, इनका सवाल ये है कि मैं अलसी का इस्तेमाल जो है ग्राइंड करके ना इसको सो वो ग्राउंडेड फॉर्म में करता हूँ, लेकिन इससे मेरा वेट और जो टमी का फ़ैट है वो कम हो जाता है, लेकिन जब मैं छोड़ता हूँ तो वो दोबारा वैसे ही होने लग जाता है। तो
फिर आप इस्तेमाल करते रहे अगर आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन ऑब्वियसली आप चीज़ को यूज़ कर रहे हैं ना, अगर आप एक्सरसाइज को भी कर रहे हैं, अगर उसको कंसिस्टेंटली नहीं करेंगे अल्टीमेटली आपका वेट गेन होगा, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने देखे खुद एक कहते हैं ना प्रोफेशनल, आपको लाइव एक ओपिनियन मिल गए कि अल्टीमेटली अलसी के बीज हमारा वेट रिडक्शन करते हैं, हमारी टमी फैट को रिड्यूस करते हैं। लेकिन अब उनका सवाल ये है कि मैं छोड़ता हूँ तो मेरा फिर वही सब कुछ वैसे ही हो जाता है। यही चीज़ है कि अचानक से आपने कुछ भी नहीं छोड़ना, अगर आपको वाकई वो चीज़ फ़ायदा दे रही है तो आप उसको छोड़ क्यों रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने छोड़ना, ये कहते हैं ना हर चीज़ को आदत नहीं बना लेते, तो अगर आपने आदत नहीं बनानी तो आप भी उसको आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी क्वांटिटी को कम करें, उसको इंटरमिटेंट डेज पे यूज़ करना शुरू करें और उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में लाएं। बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि आप इसको एकदम से मत छोड़ें अगर आपको इसका फ़ायदा हो रहा है, सो आप इसकी क्वांटिटी कम कर दें। यानी अगर आप लेट्स सपोज 2 टीस्पून या 2 टेबलस्पून जितनी भी आप क्वांटिटी लेते हैं उससे 1 पर आ जाएं, 1 से इसको हाफ कर दें, आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस करें, लेकिन इसको एकदम मत छोड़ें और उसके साथ साथ अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल इसको खत्म कर दिया और वेट मेंटेन हो जाएगा, ऐसा कोई। और अगर हम गर्मियों में इसका इस्तेमाल करना चाहें तो कितनी क्वांटिटी में हमें अलसी का इस्तेमाल? कोई 1 टीस्पून अगर सर्दियों में यूज करे वो हाफ टीस्पून गर्मियों में यूज करे, जितनी भी वो कंजम्पशन सर्दियों में कर रहा है गर्मियों में उसकी कंजम्पशन को हाफ कर दे। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच तबस्सुम फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। और आप सबका भी शुक्रिया जिन्होंने कॉल्स के ज़रिए हमारे आज के शो में पार्टिसिपेट किया। अलसी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन किसी भी ऐसी चीज़ को जब आप अपनी डाइट का, लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाते हैं तो बहुत थोड़े के साथ आगाज़ करें। हमेशा हर चीज़ को बिल्कुल थोड़ा सा करके ऐड ऑन करें अपने लाइफस्टाइल में, और अगर आपको वो फ़ायदा देती है और कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ करते जाएं। अल्टीमेटली आपके जो बॉडी है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए बिकॉज़ इसकी पोटेंसी जो है वो गर्म होती है। आप को ऑब्वियसली इसके मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो फिर भुगतना पड़ सकते हैं। इसी के साथ व्यूअर्स अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। विल सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक विद अनदर न्यू टॉपिक, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स अभी हम बात करने जा रहे हैं मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल किस तरीके से आप सबके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मोबाइल फ़ोन का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली वो फेसबुक, एक्स, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और कभी तो ऐसा होता है कि आपको मोबाइल पर कोई काम भी नहीं होता, लेकिन अब फिर भी आपको इतनी आदत पड़ गई होती है कि आप मुसलसल उसको स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं और मुसलसल कुछ ना कुछ उस पर कर रहे होते हैं और आपको कोई एक्चुअली में वहाँ से कोई काम नहीं होता। अल्टीमेटली ये चीज़ जो है आपको सोशली आइसोलेट करती है। सो मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल आपको सोशली आइसोलेट कर सकता है। इफ़ यू आर सिटिंग इन सम कंपनी और वहाँ पर सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल अगर हम देखें सो हर कोई जो है अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स पर लगा होता है। अल्टीमेटली सब वहाँ पर मौजूद होने के बावजूद एक दूसरे के साथ फिज़िकली मौजूद होते हैं, लेकिन मेंटली सब लोग किसी ना किसी और वर्ल्ड में मौजूद होते हैं, कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ और सोच रहे होते हैं, इमेजिनेशन में कुछ ना कुछ और चल रहा होता है। इसकी वजह से जो लोग हैं वो सोशली आइसोलेट यानी कि समाजी तन्हाई का शिकार होते हैं। अल्टीमेटली जो इंसान समाजी तन्हाई का शिकार होगा उसके अंदर जो है फ्रस्ट्रेशन भी ज़्यादा होगी, और मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आप अपनी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ। जो लोग आपको दूसरे लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए दिखा रहे हैं, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए ऑब्वियसली दिखा रहे होते हैं, होता क्या है कि आप अपनी ज़िंदगियों को उनके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं और कंपैरिजन की वजह से आप में हसद वाले जो जज्बात हैं वो उभरना शुरू हो जाते हैं। बच्चों में भी मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल उनमें बहुत ही ज़्यादा बिहेवियर्स के हवाले से प्रॉब्लम्स जो है वो कॉज कर सकता है। सो अगर आप भी मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और चाहते हैं कि ये आदत आप से छूट जाए, या आपके बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं और आप चाहते हैं कि बच्चों के अंदर ये हैबिट जो है वो कम हो, सो उसके लिए हमारे साथ आज साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं। आप हमसे कॉल करके रब्ता भी कर सकते हैं। आप मोबाइल फ़ोन का जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप सब कैसा फ़ील करते हैं, ये एक्सपीरियंसेस भी आप हमारे साथ आज कॉल करके शेयर कर सकते हैं। इस वक्त मेरे साथ शो में मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट अली अजमल। अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर।
سو کیا یہ بات درست ہے کہ جب کوئی بھی انسان موبائل فون کا زیادہ استعمال کرتا ہے سو وہ سوشلی خود کو بہت زیادہ آئسولیٹ فیل کرتا ہے، اس سوشل آئسولیشن کی وجہ سے وہ مختلف سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار ہوتا ہے؟ جی بالکل، اس میں بالکل 100% یہ درست بات ہے کہ جب کوئی بھی شخص سیل فون زیادہ یوز کرتا ہے تو یقینی بات ہے وہ زیادہ تر جو ٹائم ہے اپنا وہ مختلف قسم کی ایپس میں سرو کرے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ سوشل آئسولیشن تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ جو ٹائم عام طور پہ ہم نے اپنے ریلیشن شپ کو دینا ہوتا ہے یا جو ٹائم عام طور پہ ہم نے اپنے دوستوں کو دینا ہے، رشتہ داروں کو دینا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر سیل فون زیادہ یوز کریں تو کیا پھر ہم اس جو نارمل ورلڈ سے عام طور پہ ایک ورچوئل ورلڈ میں زیادہ چلے جاتے ہیں۔ اب آبویسلی اس کا جو سب سے پہلا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے ریلیشن شپ پہ ہوتا ہے کہ اکثر دیکھا یہ گیا کہ بڑے کلوز ریلیشن شپ ہے، ایون کہ پیرنٹس کے بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو پراپر ٹائم نہیں دیتے، جتنا بھی ان کا ٹائم فری ہوتا ہے وہ عام طور پہ سیل فون کو یوز کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اب اس میں اگر آپ ایک ٹیپیکل گھر میں دیکھ لیں کہ ایوریج فیملی کا دیکھ لیں سیل فون یوز، تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ پیرنٹس اپنے فون پہ مصروف ہیں اور بچوں کو بھی فون پکڑایا، وہ اپنے فون پہ مختلف چیزوں میں انوالو ہیں۔ اب اس سے ہو کیا رہا ہے، کمیونیکیشن گیپ آ رہے ہیں، ریلیشن شپ جو ہیں وہ ہمارے خراب ہو رہے ہیں۔ اور پھر جیسے آپ نے دوسری بات بتائی کہ جو ورچوئل ریئلٹی ہے وہ جو عام ریئلٹی اس سے بالکل ہی مختلف ہے۔ عام طور پہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم مختلف قسم کی ایپس یوز کرتے ہیں تو ہم ایک طرح کے ورچوئل ورلڈ میں زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا یہ ہے، حالانکہ سین لوگ ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ورچوئل ریئلٹی ہے، لیکن پھر بھی ہم اس چیز کو اپنی نارمل لائف میں ہم لانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے مختلف لوگوں نے اگر کیا کیا، وہ مختلف قسم کے وہ اپنی ایپس پہ اپنا وہ تصویریں اپلوڈ کی اور بڑی اچھی اچھی تصویریں اپلوڈ کی، یا پھر کوئی اگر پارٹی پہ گیا تو وہ اس نے اپنی تصویریں اپلوڈ کر دی، تو دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ شاید دوسروں کی لائف جو ہے وہ بہت زیادہ چل رہی ہے۔ وہ اکثر میں نے دیکھا ہے جو لوگ آپ کو زیادہ خوش و خرم نظر آ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، یا بہت سے میں نے ایسے کپلز دیکھے ہیں جو بڑی محبت اور پیار والی اپنی پکچرز شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ریالٹی میں وہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی، انہوں نے صرف ایک اپنا بھرم رکھا ہوتا ہے دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے، اور لوگ متاثر ہو کے ان کو نہیں پتا کہ لوگوں کو وہ متاثر کر رہے ہیں، لیکن ایک تو ہوتا ہے ایول آئے، وہ بھی آپ کو لگ سکتی ہے کسی کی بری نظر، اور ساتھ ہی ساتھ لوگ جو ہیں وہ حسد کا، انسیکیورٹی کا، مختلف جذبات کا، نیگیٹو جذبات کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اس میں ایک ہم کہتے ہیں اس کو فیئر آف مسنگ آؤٹ، اس کا یہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے جو دیکھنے والوں کو کہ شاید دوسروں کی زندگی بہت بہتر ہے، شاید وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے، ہماری کچھ چیز مس ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ فیملی سٹرکچر خراب ہو رہا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہسبینڈ وائف میں زیادہ تر مسئلے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ دیکھو وہ کتنا انجوائے کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، تو یہ اس جو موبائل فون کے زیادہ استعمال کی وجہ سے۔ لیکن اگر اس کے دوسرے، ابھی تو یہ ایک بڑا ایک چھوٹا مسئلہ ہے، ابھی اس کے جو اور بہت زیادہ نقصانات ہیں، دیکھیں ہوتا اصل میں اس طرح سے ہے کہ ہمیں سیل فون کی اتنی عادت پڑ گئی ہے عام طور پہ کہ جیسے ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس میں جو ہم انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں، اس میں جو چیزیں دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ عام طور پہ یہ نارمل روٹین میں ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ بائکس پہ، گاڑیوں پہ ڈرائیو کر رہے ہیں اور ساتھ فون یوز کر رہے ہیں۔ حالانکہ عقل مند لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس سے لائف کو تھریٹ ہو سکتا ہے، کسی کو ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اتنی ہمیں عادت پڑ گئی ہے، ایک ایڈکشن کی حد تک ہم چلے گئے ہیں کہ ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور یہ صرف اور صرف بات ہمارے بیہیویئر تک لمیٹڈ نہیں رہی، اب ایک طرح سے ہمیں جو سیل فون ہے، اس میں ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں سیل فون ایڈکشن، اس کو موبائل ایڈکشن بھی کہتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے اس میں کہ عام طور پہ ہمارا جس طرح سے جسمانی طور پہ ہم کسی چیز کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اور وہ چیز ہمیں نان سبسٹانس ایڈکشن، یا اس کا وی کال اٹ اے ماڈرن ایڈکشن، کہ اگر تو سیل فون نہیں ملا یا انٹرنیٹ بند ہو گیا ہمارے پاس کوئی کرنے کے لیے فون نہیں کسی طرح سے بھی یوز ہو رہا، تو ہمیں ایک بے چینی کی کیفیت ہماری وہ جو ہے وہ لگی رہتی ہے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ اس کے موڈ پہ، بیہیویئر پہ تو اثرات ہوتے ہی ہیں بہت نیگیٹو، ریلیشن شپ بھی خراب ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم صرف باڈی کی بات کریں، فیزیولوجیکل ایسپیکٹ دیکھیں، تو جیسے آج کل آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاک یا انسٹا یا اس طرح کی چیزیں، اس میں چھوٹی چھوٹی ریلز چل رہی ہیں، ہمیں فوری سیکنڈ میں رزلٹ چاہیے۔ اگر ہم نے کوئی فنی چیز دیکھنی ہے یا ہم نے کوئی بھی چیز دیکھنی، تو ہمیں فوری رزلٹ چاہیے، تو ہمیں جلدی رزلٹ کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ ہماری باڈی میں اب ایک حد تک ہر ایک شخص کے بہت زیادہ ڈوپامین ریلیز ہو رہا ہے۔ اب ڈوپامین جو ہے اس کی ایک نارمل جو ایک اماؤنٹ ہے، جو نارمل مقدار ہے، وہ ایک صحت مند ذہن اور باڈی کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ زیادہ یا کم ہو تو اس میں عام طور پہ پھر ہمیں سٹریس، انگزائٹی اور حتیٰ کہ ڈپریشن جیسے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو سیل فون، لیکن نارملی جو لوگ ہیں وہ
किस तरीके से अगर मोबाइल फ़ोन पर ऑब्वियसली अपना बहुत ज़्यादा वक्त गुजार रहे हैं, सो किस किस तरीके से मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या वो यूट्यूब ज़्यादा देख रहे हैं, कोई वीडियोज़ व्लॉगिंग ज़्यादा देख रहे हैं, या इसके साथ साथ इंस्टाग्राम का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? इस हवाले से हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं उनकी क्या राय है ये भी जानेंगे। लेकिन आप सब लोग जब मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं सो किस अंदाज में करते हैं, कितना वक्त किन ऐप्स पर गुजारते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे या आप ख़ुद मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन से बच सकें या इस एडिक्शन को कम कर सकें, सो आप एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकते हैं, शो में अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी शेयर कर सकते हैं। नंबर्स जो हैं वो इस वक्त आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आवेज़ा है। अच्छा, मैं आपसे एक और बात अली ये पूछना चाहूँगी कि जब हम सब मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपके एक्सपीरियंस में या आपके नॉलेज में या जो लोग आपके पास आते हैं, क्या आपने ज़्यादातर फाइंड आउट किया है किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा वक्त जो है वो मोबाइल फ़ोन पर गुजार रहे होते हैं? जी, ज़्यादातर तो जो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उन पे ही गुजार रहे होते हैं। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि लोग जो है इसको प्रोडक्टिव यूज़ कर रहे हों। हालांकि अगर इसका प्रोडक्टिव यूज़ करना चाहें तो ये एक बहुत अच्छा एक सोर्स है, आप इससे बहुत सारी आप बेहतर चीज़ें कर सकते हैं, लर्निंग हो सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इंटरटेनमेंट का एक हमने एक इसको ज़रिया बना लिया और बहुत हद तक एग्जैजुरेटेड हद तक हमें फौरी बस कोई ऐसी चीज़ देखनी है कि सेकंड में जो हमें एक प्लेयर की फीलिंग दे, हमें बस मज़ा आना चाहिए, इंटरटेनिंग होनी चाहिए। अब आप देखें कि हमें प्लेयर सीकिंग की इतनी आदत पड़ गई है कि नॉर्मल लाइफ में फिर हम एडजस्ट ही नहीं कर रहे। जो टाइम मिलता है इवन के अपने जो काम करने वाले हैं वो भी छोड़ के हम फौरी प्लेयर सीकिंग और इंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं, जिससे हो क्या रहा है, अब ये जो प्लेयर सीकिंग है ये आपको नॉर्मल लाइफ में हर वक्त तो नहीं मिल सकती। आपने बहरहाल काम भी करना है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपने डोमेस्टिक काम करना है, या आप प्रोफेशनल हैं तो आपने और मुख्तलिफ तरह के काम करने हैं, लोगों से मिलना जुलना है। तो अब क्या हो रहा है, अब इसकी वजह से हम अपनी लाइफ में एडजस्ट नहीं हो रहे। जैसे मैंने बताया कि जो प्लेयर सीकिंग होता है उससे हमारी बॉडी में डोपामीन रिलीज होता है। अब डोपामीन रिलीज करने की बॉडी को आदत पड़ गई। अब हुआ क्या, आज अगर मैंने सेल फोन नहीं देखा या कुछ दिन मैं नहीं देख सका तो अब बॉडी को तो आदत पड़ी हुई है प्लेयर सीकिंग की, डोपामीन रिलीज करने की, अब वो नहीं हो रहा। मूड चिड़चिड़ा होगा मेरा, मैं लोगों से आमतौर पे आप देखेंगे झगड़े वगड़े हो जाएंगे। आजकल लोग जो शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं, गुस्सा इतना कर लेते हैं, फिर जो बच्चों में इतना चिड़चिड़ापन आ गया है। आप देखेंगे आजकल बच्चों में, जो मेरे एक्सपीरियंस में आया, मेरे क्लिनिक पे आते हैं, ऑटिज्म के रिकॉर्ड केसेस हैं। आजकल बच्चों का जो कंडक्ट डिसऑर्डर है और उसके अलावा बच्चों का जो मूड के प्रॉब्लम्स हैं वो आजकल रिकॉर्ड। सबसे बढ़कर ये तो घर घर की कहानी, अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि घर घर में जो बच्चे हैं वो उल्टी पुल्टी चीज़ें देख रहे होते हैं या ऐसे कार्टून्स देख रहे होते हैं जिससे वो बैड लैंग्वेज या कोई ना कोई ऐसे लफ्ज़ सीख रहे होते हैं जो हमारे मॉरल्स, हमारे एथिक्स के ख़िलाफ़ हैं। सो हम कहते हैं ना कि बच्चे आजकल के बहुत तेज़ हैं, बड़े सियाने हैं, बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। सो वो जो हमने डिवाइसेस उनको उनके हाथों में पकड़ाई हुई है, ये सब कुछ जो है वो उसी के ही असरात हैं। जी बिल्कुल। लेकिन देखें, जब हम मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे सो अल्टीमेटली हमारे बिहेवियर्स में क्या क्या मनफी असरात पैदा होंगे, बिहेवियर वाइज हमारा बर्ताव कैसा होगा और इसके साथ साथ हमारी जहनी सेहत वो किस तरह से मुतासर होगी। देखिए, बिहेवियर में अगर बात करें तो किसी भी एज ग्रुप में कर लें, या बच्चे हैं, अडल्ट हैं, या कोई ओल्ड एज में है, सबसे पहले तो बिहेवियर में इसमें हमारा जो एक चिड़चिड़ापन मूड में आ जाता है। अभी तो हम बात डिप्रेशन, एंग्जाइटी या किसी क्लिनिकल कंडीशन की नहीं कर रहे, वो तो इससे एग्रावेट करती हैं। लेकिन सबसे पहले क्या है कि हमारा मूड में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। हमारा आमतौर पे लोगों से बात करने को दिल नहीं चाहता, मोबाइल में ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब होता है। अगर कोई हमें डिस्टर्ब कर दे हमारा जो टाइम है जो मोबाइल फोन का, तो हमारे आमतौर पे झगड़े वगैरह हो जाते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि गुस्सा आमतौर पे आजकल लोग बहुत करना शुरू कर दिया है। लोगों से एक्सपेक्टेशन बड़ी अनरियलिस्टिक बन गई है। वो चाहते हैं कि जो वर्चुअल वर्ल्ड में हमें चीज मिलती है वही रियल वर्ल्ड में मिले। तो ये जो एक्सपेक्टेशन की वजह से फिर और हमारे बिहेवियर में मसले होते हैं, रिलेशनशिप खराब होते हैं। आप देखें कि आजकल ये जो डाइवोर्स रेट भी इतना ज्यादा है, पहले इतना ज्यादा नहीं था। ज़हनी अमराज बहुत सारे हैं, लोगों के साथ जो सोशल आइसोलेशन है वो बहुत ज्यादा, रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब हो गया। इसमें बहुत हद तक जो हमारा सेल फोन का एक्सेसिव यूज है, मैं सेल फोन को या किसी भी किस्म के गैजेट को यूज ना करने के बिल्कुल हक में नहीं हूं। आपको करना चाहिए प्रोडक्टिव, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। एक लिमिट होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर आतिफ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ, आप क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं या क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब मेरी इतनी सोशल लाइफ हो चुकी है कि हर टाइम मतलब 2 मिनट भी मुझसे डिले नहीं होता कि मोबाइल मेरे पास रहता है हर टाइम। तो इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, इसको कम कैसे किया जा सकता है?
ٹھیک ہے، آپ کی یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ بیسیکلی آپ موبائل فون کے ساتھ اپنا وقت بہت زیادہ گزارتے ہیں لیکن یہ آپ کو ایٹ دا سیم ٹائم پریشان بھی کر رہا ہے، سو آپ اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، رائٹ؟ بالکل. تھینک یو سو مچ عاطف. کس طریقے سے ہم سب لوگ ہی اس ایڈکشن سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں یا اس ایڈکشن کو منیمائز کر سکتے ہیں، کم کر لیں ایٹ لیسٹ؟ جی بالکل جی، بہت ہی آسان چیز ہے، اس میں صرف 2 چیزیں ہم نے دیکھنی اور بہت آسان چیز ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے آپ سے کوئی بہت بڑے بڑے وعدے نہیں کرنے، ہم نے کوئی نیو ایئر ریزولوشن نہیں بنانے کیونکہ وہ 2-3 دن ٹکتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم وہیں پہ چلے جاتے ہیں. تو بالکل کوئی ایک دن میں ہم نے کوئی پہاڑ نہیں اڑانا. فرسٹ آف آل یہ کوئی وعدہ نہیں کرنا کل چھوڑ دوں گا، آج چھوڑ دوں گا، ہم دوبارہ واپس چلے جائیں گے. تو ایک تو یہ کام نہیں کرنا. اب کرنا کیا ہے ہم نے؟ بالکل ہم نے نا تھوڑی سی اپنی گریٹیفیکیشن کو ڈیلے کرنا ہے. اگر آپ اپنا سیل فون یوز کم کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کو اس کی کوئی ایڈکشن یا کوئی ایک کریونگ محسوس ہو رہی ہے، تو آپ صرف یہ کریں میں ضرور دیکھوں گی اس کو یا ضرور دیکھوں گا، بس میں 2 منٹ اپنے آپ کو ذرا ڈیلے کر کے دیکھوں گی. یعنی کہ اب اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوئی فون یوز کرنے کی تو آپ ضرور کریں، لیکن اپنے آپ کو ایک ٹاسک دے لیں کہ میں ضرور دیکھتی ہوں میسیج یا کچھ بھی صرف 2 منٹ بعد. اب 2 منٹ بعد یعنی اس کو ڈیلے کریں. ڈیلے کریں. آپ دیکھیں کہ یہ گریجولی آپ اس کو اس طرح سے کریں گے 1 2 4 دن میکسیمم 1 ویک آپ اس طرح سے اپنی گریٹیفیکیشن کو ڈیلیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے 1 ہفتے بعد آپ کا تھوڑی دیر کے لیے میرے خیال میں اگر آپ کا موبائل فون آپ کے پاس اگر وہ ہوتا تھا نا نوکیا کا بٹنوں والا فون، اگر آپ اپنے پاس وہ رکھ لیں اور کام کے لیے ضرورت کے لیے اگر آپ اپنا دوسرا فون رکھیں، آپ کا انٹرنیٹ بند ہوگا. یا موبائل فون اگر اینڈرائڈ یا اگر آپ کے پاس دوسرا آئی فون وغیرہ جو بھی ہے وہ آپ دور رکھیں گے نا اپنے آپ سے، آپ موبائل فون پر زیادہ وقت نہیں گزار سکتے. ایگزیکٹلی رکما یو آر رائٹ. آپ بٹنز والا فون بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. ایک بات ہے نا کہ وہ پھر عام طور پہ ہماری جو جنریشن ہے اس نے دل بھی تو اپنا لگانا ہے نا ہمارا، پھر وہ اپنی جو لائف کی ایکٹیویٹی ہے وہ دل بھی نہ لگتا کہ کچھ چیز کمی محسوس ہو رہی ہے کہ میری لائف میں کچھ کمی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو بٹنوں والے یہ بھی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے. لیکن اگر اپنا فون ہے تو اس کا وائی فائی آف کر دیں، انٹرنیٹ آف کر دیں، تو پھر جو ہے میرے خیال میں آپ کا وقت جو ہے نا وہ اگر میرے خیال 2-3 منٹ ڈیلے کر لیں گے نا تو ایک آپ کو پلیئر سیکنگ بھی آپ کو ہو جائے گا اور آپ کا ذرا یہ عادت بھی چھوٹ جائے گی. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. ہمارے ساتھ اس وقت ایک لائیو کالر زین بھی موجود ہیں. السلام علیکم زین. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے ان سے اجمل صاحب سے کہ میرا نا ایک 6 سال کا چھوٹا بیٹا ہے تو وہ ہر ٹائم ٹیب یوز کرتا رہتا ہے، موبائل یوز کرتا رہتا ہے، تو اس سے اتنا چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نا پھر لڑتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے آگے گھر میں اس طرح. تو آپ بتائیں پھر ہمیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی بچوں کا موبائل فون کس طرح سے چھڑوایا جا سکتا ہے یا اس کو کم کروایا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ زین. ابھی تو میرے خیال میں 6 سال کا بچہ ہے، اس کو اتنی سینس بھی نہیں ہوگی. اگر تھوڑا بچہ بڑا ہونا اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کے ٹائمنگز موبائل فون کے سیٹ کر کے آپ اس کو دے سکتے ہیں. میرا اس میں خیال یہ ہے کہ آپ اگر آپ کا بچہ دیکھتا ہی ہے نا تو آپ اس کو اچھی چیزیں دکھائیں، اچھے کارٹونز دکھائیں، کوئی ڈاکیومنٹریز دکھائیں جس سے وہ کچھ نہ کچھ لرن کر رہا ہو. لیکن obviously ایکسپرٹ اوپینین کس طریقے سے کام بالکل. کیا ایک تو جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم ان کا جو اسکرین ٹائم ہے اس کو ذرا کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے اور کیا نہیں دیکھ رہا. اس سے obviously بہت ایک تو یہ بڑا ایک ریلیونٹ آپ نے پوائنٹ اٹھایا. اچھا اس میں دوسری بات یہ ہے کہ بچے اب فون یوز کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں جس طرح سے اڈلٹ کرتے ہیں. جو چیز اڈلٹ کو فون میں چاہیے عام طور پہ کہ اپنی ایکٹیویٹی بچوں کو بھی وہی چاہیے. ہم بچوں کا جو 0 اسکرین ٹائم ہے نا وہ آج کل شاید پاسبل نہیں ہے. ایون کہ بہت سارے بچے جو آٹسٹک ہیں ان کے بھی میں پیرنٹس کو یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر بالکل 0 ٹائم ہے تو پھر آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑ کے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا پڑے گا. اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک بیلنس کر سکتے ہیں کہ اگر ان کا اسکرین ٹائم آپ نے کم کرنا ہے تو آپ ان کو کسی فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں. آپ ان کے ساتھ کچھ کھیل سکتے ہیں، ان کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلوں میں انوالو کریں یا ان کو کچھ لرننگ کی دوسری ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں. اچھا ایک اور چیز یہاں پر کہ ہم جو ہے موبائل فون خود اپنے بچوں کو ان کے ہاتھوں میں پکڑاتے ہیں. شروع میں بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، آپ خود ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، ہم بچوں کے ہاتھ میں خود موبائل فون پکڑاتے ہیں. الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے ہم خود ہی اس چیز سے پریشان ہونے لگ جاتے ہیں. سو میرے خیال میں پھر وہ جو وقت ہے نا سب سے پہلے تو خود کہ آپ ان کو خود ایک کوالٹی ٹائم دے رہے ہوں اور بچوں کے ہاتھ میں خود فون نہ پکڑائیں. اور اگر آپ پکڑا رہے ہیں بچہ اس کا عادی ہو چکا ہے، سو ایک تو جو علی نے ایک سجیشن دی ہے وہ بھی بڑی کارآمد ہے. لیکن بچہ اگر باز نہیں آ رہا سو میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں اس کو اچھی چیز دکھائیں. آپ اسے کہیں دیکھو ضرور، ایک تو یہ تمہارے وقت ہیں، ان اوقات میں تمہارے پاس موبائل فون ہوگا، اس کے علاوہ تمہیں موبائل فون نہیں ملے گا. یا بچہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کے ریوارڈ کے طور پر آپ اس کو جو ہے موبائل فون دے سکتے ہیں. لیکن
آپ مانیٹر یہ کریں کہ وہ اس پر دیکھ کیا رہا ہے, کیا وہ کوئی بیڈ لینگویج, کوئی برے الفاظ تو نہیں سیکھ رہا. ایک اور چیز ہم اس میں بھی ایڈ کر لینی چاہیے کہ اگر بچوں کی آپ نے کم کرنا ہے تو پیرنٹس سب سے پہلے اپنی کریں. ہاں, پیرنٹس کو خود رول ماڈل ہونا چاہیے. میں نے ایسی مائیں اپنے سرکل میں اپنے ارد گرد دیکھی ہیں جو خود بچوں کو اتنا کوالٹی ٹائم نہیں دیتی, اور وہ خود ان کا وقت کس پر گزرتا ہے, انسٹاگرام کی ریلز پر, فیس بک کے شارٹس اور ریلز پر, اور وہ چاہ رہی ہوتی ہیں بچہ فون نہ یوز کرے. بچہ اگر فون نہیں یوز کرے گا تو اس کے آلٹرنیٹ پھر اس کو کوئی ایکٹیویٹی دیں, اس کو کوئی گیمنگ مطلب ہوتا ہے نا پلے اسٹیشن وغیرہ کوئی گیم لا کر دیں, اس کی کوئی آؤٹ ڈور کے لیے وقت جو ہے وہ مطلب وہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. سو الٹیمیٹلی ہوگا کیا کہ بچہ جو ہے وہ کم یوز کرے گا. ایکٹیویٹیز اگر آپ اس کی ڈیزائن کریں, دیکھیں بچے جو ہے نا ہمارے وہ کہنے سے زیادہ دیکھنے سے سیکھتے ہیں. بچوں کو اگر ہم سجیشن دیتے جائیں گے یہ کرو وہ نہ کرو, تو عام طور پہ بچوں کا لرننگ کا جو زیادہ جو بچے اڈاپٹ کرتے ہیں نا وہ دیکھ کے کرتے ہیں, آبزرو کر کے کرتے ہیں. کیونکہ اچھا ہم سب نے اپنا اسکرین ٹائم کم کرنا ہے, اس کے لیے کوئکلی بتا دیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, پھر ہمارا سیگمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. جی بالکل جی, اسکرین ٹائم اگر آپ نے کم کرنا سب سے پہلے اس کو ریئلائز کریں کہ کم کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اس سے آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ دونوں ڈسٹرب ہو رہی ہے. ایک تو اس چیز کو ریئلائز کرنا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں اور اپنا می ٹائم آپ ضرور انجوائے کریں. ہم اسکرین پہ اسی لیے جاتے ہیں کہ ہم نارمل لائف میں بور ہو رہے ہیں. آپ ہر ایک کے پاس کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے, نارمل گھر میں کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جو آپ کو بور نہ ہونے دے. آپ اپنا جو پلیئر سیکنگ ہے, جو فن ہے, وہ آپ اپنی نارمل ایکٹیویٹیز میں تلاش کریں, اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہر شخص کو اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے ضرور ایسی سوتھنگ اور ریلیکسنگ ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہیے. جو چیز آپ سیل فون سے لے رہے ہیں وہ آپ دوسری ہیلدی ایکٹیویٹی سے لیں. ایکسرسائز کریں, میڈیٹیشن, یوگا, کچھ آپ اپنی سوشل لائف امپروو کریں, لوگوں سے بات چیت کریں, کوئی گھومے پھریں. اور اگر آپ اپنے موبائل فون کا انٹرنیٹ آف کر دیں گے, وائی فائی آف کر دیں گے نا, تو پھر آپ آٹومیٹیکلی اپنا فون جو ہے وہ کم استعمال کریں گے. تھوڑا مشکل کام ہے وائی فائی آف کرنا, یہ مشکل کام ہے, لیکن مشکل کام کے بعد ہی obviously پھر آپ کو اپنے ریزلٹس جو ہیں ڈیزائرڈ ریزلٹس وہ ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ علی اجمل فار جوائننگ اس اینڈ گڈ مارننگ لاہور. ویوز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سب سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد.